नमस्कार एंड वेलकम टू आरटीआई सीरीज। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, और मैं वहां एज एडवाइज़र भी 7 साल तक काम करता रहा हूं। मेरा एक्सपीरियंस आरटीआई के अंदर सन 2001 से स्टार्ट हुआ, जब दिल्ली के अंदर दिल्ली आरटीआई एक्ट लागू किया गया था। उस समय ये मेरे ही डिपार्टमेंट से, मेरे ही डेस्क से स्टार्ट हुआ था। इस प्रकार मैंने सन 2001 ऑनवर्ड आरटीआई पे काम करना शुरू किया। सन 2005 का जब आरटीआई एक्ट आया तो उसका नोडल एजेंसी वर्क भी मेरे डिपार्टमेंट से हुआ, और जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे और कोऑर्डिनेशन वर्क फॉर द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वो मेरे ही डिपार्टमेंट से होता रहा। इस प्रकार मैं अपने जितने भी 20 साल के एक्सपीरियंस ही हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके बारे में मैं लगभग 20 के करीब आरटीआई सीरीज़ में वीडियोस बनाऊंगा, जो वन बाय वन आपको एनलाइटन करेगा। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात उठती है कि वाई इज़ आरटीआई नीडेड। आरटीआई की आवश्यकता ही क्यों है? एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, हम देखते हैं कि हम जिस भी दफ्तर में जाते हैं हमें वहाँ पर कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता, और हम यदि सूचना भी मांगते हैं तो वो भी हमें नहीं दी जाती। यदि हमने कहीं किसी राशन कार्ड के लिए ही अप्लाई करना है तो उसकी पद्धति क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्या फॉर्म भरना पड़ेगा, कितने डॉक्यूमेंट लगाने जाएंगे, कितनी फ़ीस वगैरह कोई देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, कोई बताने को तैयार नहीं। विद द रिज़ल्ट द कॉमन मैन फॉल्स ए प्रे टू द मिडल मैन, और इस प्रकार से करप्शन का और मिडल मैन का बोलबाला होना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों को कर्व करने के लिए आरटीआई की आवश्यकता है। इसके अलावा एज ए ह्यूमन बीइंग, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हुए अकाउंटेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसके लिए हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। यानी अगर मैं किसी की गफलत को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ तो पहले मेरे को उसके बारे में ज्ञान तो हो, इन्फॉर्मेशन तो हो, मेरे पास रिकॉर्ड तो हो, तभी तो मैं उसको अकाउंटेबल ठहरा सकूँगा। परंतु यदि मुझे उपलब्ध रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं होगा तो मैं किसी को क्या ठहराऊँगा अकाउंटेबल। इस प्रकार से आरटीआई की आवश्यकता जो है वो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक कारण है। इसके अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम है कम्बरसम प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, वहाँ पर किसी भी काम को करवाने के लिए बहुत ही पेचीदा उनके प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स हैं, जिनको कॉमन मैन मीट आउट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। पढ़ा लिखा इंसान भी वहाँ पर जाकर अनपढ़ बन जाता है। मिस मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड, हम लोगों का ही रिकॉर्ड सरकारी तंत्र के पास है, परंतु हम टैक्स अदा कर चुके होते हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमारे रिकॉर्ड के अंदर एंट्री नहीं होती, और हमें नोटिस मिल जाता है कि आप फलां सन का रिकॉर्ड दिखाइए या पेमेंट कीजिए विद पेनल्टी। इस प्रकार से मिस मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड इज़ आल्सो वन ऑफ द काजेज़ फॉर डिसकंटेंटमेंट। लॉट ऑफ पेपर वर्क, हर काम के लिए कागजी घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, फाइलें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती हैं, और इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लॉन्ग क्यू इवन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूज। हम अपना टैक्स अदा करना चाहते हैं, परंतु लंबी लंबी कतारों में हमें लगना पड़ता है। इसमें हमारा भी दोष है, हम भी लास्ट डेट को ही ड्यूज देने जाते हैं, जबकि उससे पहले नोटिस जो है हमें 15-20 दिन पहले आ जाता है कि फ़लाँ तारीख तक पैसे जमा कराएं। हम लास्ट डेट को ही जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास इतना पैराफर्नेलिया नहीं है कि वो 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनों को हैंडल कर सके। ओवर सेंट्रलाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जो है इतना कम्बरसम है, कोई भी डिसीजन जूनियर ऑफिसर अपने लेवल पर नहीं ले पाते। मैक्सिमम फाइल जो हैं ऊपर टॉप लेवल तक जाती हैं, विद द रिज़ल्ट सारे का सारा काम जो है ये प्रोसेस एंड प्रोसीजर कम्बरसम हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और डिलेज का कारण बनता है। इनएसेसिबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, अधिकारीगण व कर्मचारी अपनी सीटों में नहीं मिल पाते। लेट कमिंग इज़ अवर हैबिट, अर्ली गोइंग इज़ अवर राइट, एक्सटेंडिंग लंच आवर इज़ ए ट्रेडिशन। इस प्रकार से 20 प्रेशियस आवर्स पर वीक हमारे
सर्वनाश हो जाते हैं और हम अपने काम का डिस्पोजल नहीं कर पाते। वी आर बीइंग पेड फॉर 40 आवर्स पर वीक बट वी आर नॉट इन आवर सीट्स इवन फॉर 40 आवर्स। उसके बाद है अनसिम्पथेटिक एटीट्यूड। कोई आदमी इन्फॉर्म हो, ओल्ड हो, विडो हो, सबके साथ एक सा ही सलूक किया जाता है, किसी के पास कोई सिंपथेटिक एटीट्यूड नहीं है। फेवरेटिज्म, ये भी एक समस्या है जिससे हम भली भांति परिचित हैं। जिनकी सिफारिशें, पुल्स एंड प्रेशर्स हैं, उनके काम जल्दी हो जाते हैं, बाकी लाइन में धक्के खाते रहते हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कोई बाबू अगर किसी के साथ ज्यादती करता है तो उसको कभी दंडित नहीं किया जाता, वो अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता। विद द रिजल्ट हम सफ़र करते रहते हैं। लैक ऑफ ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, कौन सा काम कैसे होगा, किस इंफॉर्मेशन किसके पास है, कितनी इंफॉर्मेशन है, हमारे लिए कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कौन सा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ नहीं यूज़ हो रहा, किस एमएलए एमपी ने या काउंसलर ने कहाँ कहाँ यूज़ किया, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं दिया जाता। फेलियर टू हैव चेक्स एंड बैलेंसेस, दुनिया भर की हमारे पास मशीनरी है, एंटी करप्शन है, सीबीआई है, अब तो लोकपाल और लोक अदालत भी आ गई हैं, लोक आयुक्त भी आ गए हैं, परंतु इसको बैलेंस मेंटेन करना बहुत ही असंभव सा काम हो गया है। नॉन फंक्शनल इक्विपमेंट्स, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, इक्विपमेंट का भरमार लगा पड़ा है बट दे आर नॉट फंक्शनिंग। हॉस्पिटल स्पेशली इस मामले में सबसे बर्निंग एग्जाम्पल है। अभी आपने कोविड के दौरान देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स के लिए सब कुछ होते हुए भी अवेलेबल नहीं था। गैस की कमी, बेडों की कमी, मेडिसिन की कमी, और ये ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है रिसेंट जो हम सब ने सामने देखी है और इसको भुगता है। अंडर यूटिलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी उनका अंडर यूटिलाइजेशन है। एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम के दौरान बड़े बड़े अरबों रुपए का स्टेडियम्स बनाए गए बट दीज आर मोस्टली लॉक्ड, नॉट इवन बीइंग यूज्ड बाय द सिटीजन, नॉट इवन बीइंग अलाउड टू द सिटीजन फॉर पार्टिसिपेशन। इस पर अरबों रुपए का जो सामान है वो अंडर यूटिलाइज पड़ा है। देन नॉन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हांटिंग बिजनेस। अब हम दुखी होकर, परेशान होकर कहीं भी शिकायत करें, प्राइम मिनिस्टर को करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करें, चीफ मिनिस्टर को करें, गवर्नर को मिल करें, सारी शिकायतें रोल डाउन होकर उसी बाबू के पास आ जाती हैं जिसके विरुद्ध हमने शिकायत की थी। विद द रिजल्ट वी आर अगेन ऑन द रिसीविंग एंड रादर देन गेटिंग रिलीफ। तो इस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस ना होने के कारण एंड अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ना होने के कारण वी आर ए सफरर, द सिटीजन इज ऑलवेज ऑन द रिसीविंग एंड। तो इन चीज़ों को देखते हुए हिस्टोरिकली गवर्नमेंट ने कई दफ़ा वायदा किया कि हम आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देंगे, परंतु पिछले 30-40 साल में किसी ने भी इसको देने का प्रयास नहीं किया। अंतिम जो इसका निष्कर्ष निकला, लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना शुरू किया और वहाँ से निर्णय आए कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है एक फंडामेंटल राइट है। 1986 में जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस कुलवल के केस में भी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि फंडामेंटल राइट होने के नाते इंफॉर्मेशन इनको प्रदान की जाए। इन चीज़ों को देखते हुए कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने लेवल पर अपने स्टेट इंफॉर्मेशन एक्ट्स बनाने शुरू किए। गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, दिल्ली एटसेट्रा, इन्होंने 2000 के आसपास आरटीआई एक्ट्स बना लिए थे। परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2002 में हमें फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के नाम से एक बिल पारित करके दिया, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सिविल सोसाइटी, क्योंकि वो एक्ट इतना स्ट्रांग नहीं था कि उसके ऊपर लोगों को रिलीफ मिल पाता। इसलिए उन्होंने एजिटेशन किया और नई गवर्नमेंट आने के बाद सन 2005 में हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 मिला बाय रिपीलिंग द ओल्ड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। सो 3 साल तक ये एक्ट भी जो था 2002 में बना हुआ, ये भी लटकता रहा, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि सिविल सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था।
सो 2005 के अंदर हमें जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मिला वो एक्चुअली में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया के अंदर लागू हुआ। ऑल स्टेट गवर्नमेंट, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल जुडिशियल बॉडीज, ऑल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स, आपके यहाँ जो है जुडिशरी, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, ये सब उसके अंतर्गत कवर हुए। परंतु अब वस्तु स्थिति कुछ चेंज हो गई है। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरेटरी बनाने के बाद ये एक्ट आजकल उनके ऊपर भी लागू है। यानी कि यदि आप चाहें तो इस एक्ट के माध्यम से उनसे भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्रियम्बल ऑफ द एक्ट कहता है कि इट हैज़ बीन देयर टू सेट ए प्रैक्टिकल रिजीम टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कौन देगा, कैसे देगा, नहीं देगा तो क्या होगा, फर्स्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, किसके पास होगी, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कौन पेनल्टी डालेगा, कैसे होगा, ये सारी की सारा प्रोसीजर जो है इस आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत इसमें दर्शाया गया है। देन इट इज़ देयर टू ब्रिंग ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी एंड आल्सो मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर द लैप्सेस। तो इस प्रकार से ये तीन चीज़ जो हैं बहुत ही अहम है, टू ब्रिंग ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी एंड मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर द लैप्सेस। तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल फॉर लैप्सेस तभी आप कर पाएंगे जब आपको सूचना मिलेगी और आप उसको प्रूव कर पाएंगे कि सूचना दी गई जो है ये गलत है या सही है। उसके लिए आपको सोशल ऑडिट करना पड़ेगा, यानी कि पहले आप गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद उसको ग्राउंड रियलिटीज़ पे टेस्ट कीजिए कि जो सूचना दी गई है क्या वह सत्य है या उसमें कमियां हैं या नहीं है। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो में अलग से भी बनाऊंगा। सो इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें जो 2005 के अंदर एक्ट दिया, ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों को कवर करता है। यानी कि पंचायत से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबको ये आरटीआई एक्ट कवर करता है। इसके अंतर्गत हमारे अंडरटेकिंग्स, ऑटोनोमस बॉडीज़, बैंक्स या जितने भी गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सारी की सारी कवर हो जाती हैं। इसके अलावा सेक्शन 2H के अंदर प्रावधान है कि दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर गवर्न, कंट्रोल्ड and substantially financed will also stand covered under the RTI Act। तो इस RTI एक्ट में ऐसी एजेंसियां जो NGOs हैं वो भी कवर करने का प्रावधान है, और 400 से ज़्यादा ऐसी एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह में भी लोगों ने हमें घसीटा और कहा कि हम इसके अंतर्गत नहीं आते, परंतु उनके डिसीजंस के बाद मोस्ट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिक्लेयर्ड एज बीइंग कवर्ड अंडर द आरटीआई एक्ट। सो इस प्रकार से सिटीज़न जो था, इसको हालांकि मास्टर तो 1947 में बना दिया गया था, 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन ने मास्टर ऑफ द स्ट्रोक दे दिया था, परंतु इसको कभी मास्टर माना नहीं गया। ही वॉज ऑलवेज विद द बेगिंग बॉल, ही डिड नॉट गेट इवन इन्फॉर्मेशन कि उसकी फाइल का क्या स्टेटस है, ये भी कोई बताने को तैयार नहीं है। इवन गवर्नमेंट सर्वेंट अपने बारे में अपने ही काउंटर पार्ट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहे, वो चाहे कि मेरी अर्न लीव कितनी पड़ी है, मेरा जो है जीपीएफ एडवांस क्यों नहीं सेंक्शन हुआ है, मेरा एजुकेशनल परमिशन क्यों नहीं मिली है, तो वो भी बताने को उसका स्टाफ उसको नहीं है। तो इस प्रकार से सीक्रेसी जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, और उनके लिए भी हमें समय लग जाता है और उसके लिए भी हमें बड़े परेशान होना पड़ता है। अब सेक्शन 2F डिफाइन करता है कि इन्फॉर्मेशन है क्या। गवर्नमेंट सुबह से शाम तक जो भी अपने फाइलों में, अपने रिकॉर्ड्स के अंदर, अपने कंप्यूटर्स के अंदर मटेरियल फॉर्म में जो कुछ करती है वो सब सूचना के दायरे में आ जाता है। इसमें हमारे रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, मीमो है, ईमेल है, ओपिनियन है, एडवाइस है, ऑर्डर्स हैं, लॉग बुक है, कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट्स हैं, पेपर्स हैं, सैंपल ऑफ मटेरियल हैं, मॉडल हैं, डाटा है, एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन मटेरियल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म स्टैंड्स कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्शन 2F के अंतर्गत। बिसाइड्स दिस, नोटिंग के अंदर जो भी हम कार्रवाई करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस,
जितना भी है गवर्नमेंट का वो उनके नोटशीट्स के ऊपर होता है जिसमें निर्णय लिए जाते हैं। वो भी CIC के आदेश अनुसार मोस्टली खुल गए हैं। जो सूचना दी जा सकती है उसके अंदर का आप नोटिंग पोर्शन का भी हिस्सा ले सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, सेक्शन 2J के अंदर ये डिफाइंड है। इसमें आप इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो नोट्स की कॉपियाँ ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ मांग सकते हैं, सैंपल ऑफ मटेरियल जो यूज़ हुआ है किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर उसको मांग सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन फ्लॉपीज़ और डिस्क में अवेलेबल है वो भी आप मांग सकते हैं। अब मांगने का अधिकार किसको है? सेक्शन 3 कहता है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो NRI है या भारत का नागरिक है, वो सूचना का अधिकार रखता है। ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन एंड सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो है उसको देखेगी कि उसमें क्या दे सकती है और क्या नहीं दे सकती। इसके बारे में बाकी डिटेल जो है हम अगली कड़ियों में बात करेंगे। नेक्स्ट कड़ी में हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ द RTA एक्ट 2005 उसके बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड धन्यवाद।